हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अब से हमारा 19th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगा। 18th सेंचुरी तक हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का 18th सेंचुरी तक का जितना भी हिस्ट्री वाला टॉपिक है वो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। नीचे आपको लिंक प्लेलिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो के अंदर अगर आप क्लिक किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की ऐसे ही टॉपिक रिलेटेड वीडियोस चाहिए कंप्लीट प्लेलिस्ट। चलो अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं 19th सेंचुरी के बारे में। इससे पहले ना हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में जान रहे थे कि क्यों 18th सेंचुरी के अंदर ही इंग्लैंड के अंदर आया, तो उसके बारे में हमने देखा था। आज हमारा टॉपिक है 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ और एग्जांपल्स जहां पर वो लाई किया। जैसे जापान का सीखेंगे, रशिया का सीखेंगे, यूएस का सीखेंगे। जर्मनी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए एक दो लाइन के अंदर कवर करेंगे। मेन तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जापान के बारे में भी पूछा गया है। रशिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यूएस उसमें सबसे आखिरी में। तो इसी ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे अपने समझते हुए। तो सबसे पहले जापान के बारे में समझेंगे। देखो, जापान है ना, आपने देखा होगा ज्यादातर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिडिल ईस्ट के उस साइड ही देखने को मिल रहा है, मतलब यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्रीज की साइड ही देखने को मिल रहा है। जापान एशिया का पहला ऐसा कंट्री था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें स्टार्टिंग हुई थी। तो फर्स्ट एशियन कंट्री कहलाता है जापान, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। देखो, उससे 1868 से पहले क्या होता था कि एक जापान के अंदर फ्यूडलिज्म लॉर्ड्स थे। फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब छोटे छोटे लॉर्ड्स बने हुए थे, उसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है। कि छोटे छोटे एरिया के अंदर एक लॉर्ड, एक राजा बन जा रहा था, तो वो फ्यूडल लॉर्ड कहलाता था। तब उसके बाद फिर एक मोनार्क आया जिस जो एक यंग था बहुत। तो उस यंग मोनार्क ने जब इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा की देखी, इंग्लैंड की देखी, तो उससे बड़ा वो प्रभावित हुआ। उससे प्रभावित होने की वजह से उसने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स की वजह से वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया है। तो 1868 के अंदर यंग मोनार्क ने वहां पर एक मेजी रेस्टोरेशन, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके बारे में, रेस्टोरेशन स्टार्ट करी। इस रेस्टोरेशन के अंदर उस यंग मोनार्क ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से जापान सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके तक आ गया, इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था। वो कौन से डिसीजन देखने को मिले, जैसे हमने, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लीजिएगा कि एजुकेशन में क्या क्या अमेरिकन ओ सॉरी ब्रिटिशर्स के अंदर क्या क्या फैक्टर्स देखने को मिले थे। टेक्नोलॉजिकल उन्हें क्या फायदा मिला, स्टेबिलिटी में क्या फायदा मिला, फाइनेंशियल क्या था, पॉलिटिकल चीजें, वो सब डिसीजन को अब देखने को मिला और उनको इम्प्लीमेंट किया जापान ने सबसे पहले एशियन कंट्री के अंदर। तो जो एजुकेशनल रिफॉर्म लाए एंड एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट कमियां थी उसको मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। स्टेबिलिटी आ चुकी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि एक यंग मोनार्क थे। पहले फ्यूडलिज्म को हटा के एक मोनार्की सिस्टम देखने को दिखा था इसके टाइम के पे। और फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग वगैरह का मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला, मिलिटराइजेशन देखने को मिला, और मिलिट्री से एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जब और 1890, मात्र कितने, दो यहाँ पे और 20 यहाँ पे, तो 22 साल के अंदर अंदर एक मेजी रेस्टोरेशन से वो एक इंडस्ट्रियल नेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसके पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं आई। जापान के अंदर कोई कॉलोनी नहीं थी, इसके पास कोई भी कमर्शलाइजेशन नहीं थी, कोई भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं थी हुई उसके अंदर। फिर भी वो इन सब फैक्टर्स के, अपने ऐसे छोटे से डिसीजंस की वजह से वो एक एग्रीकल्चर देश से एक इंडस्ट्रियलाइजेशन देश बन गया। अब ये तो था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों जापान कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये सब आपको चैलेंजेस देखने को मिले। तो फैक्ट्स इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों यूपीएससी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप ऐसा करके दिखा देते हो कि लोग आपका मिसाल की तरह एक्ट करते हैं। तो जापान ने वो करके दिखाया। कुछ भी नहीं था उनके पास, ना एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन उनके पास आया था, कॉलोनी नहीं थी उनकी, कमर्शलाइजेशन नहीं था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन उसके अंदर तक नहीं आई थी। फिर भी किसी से उधारी लेके, किसी का लोन वगैरह लेके, किसी के टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, मॉडर्नाइजेशन वेपनाइजेशन का यूज करके, पढ़ा के लोगों को टेक्नोलॉजिकल एडवांस करवा के दूसरी जगह भेज भेज के, तो इस तरीके से वो इतना ज्यादा अच्छा देश बन गया सिर्फ 22 सालों के अंदर अंदर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलती, मिलिटराइजेशन देखने को मिलती है। जैसे ही जब वो आईआर एक उसके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि 1890 के अंदर है ना, अब उसके पास पावर आ चुकी है, उसके पास सब एजुकेशनल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री बन चुकी है, लोगों के पास थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है।
पैसा आना स्टार्ट हुआ है। तो अब 1890 के बाद जापान फिर क्या देखने स्टार्ट करेगा, जैसे ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी हो चुका था, तब ब्रिटिशर्स भी अपनी कॉलोनी सेटअप कर रहा था अलग अलग जगह पर, ऐसे ही जापान फिर सर्च करने लगता है अपनी कॉलोनीज के लिए, क्योंकि सर्च फॉर कॉलोनीज, ताकि जो जो माल बना है उसको बेचना भी है और इस तरीके से यूज कराना है, तो कॉलोनीज उनके लिए चाहिए। तो सर्च फॉर कॉलोनीज, इसीलिए वो अटैक भी करता है चाइना के ऊपर। इसके बाद से 1890 के बाद से जापान का जो बिल्कुल एक सिंपल सा न्यूट्रल सा देश था, वो एक अग्रेसिव नेचर देखने को मिला है, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है। और वो एम्बिशियस 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर के अंदर भी थोड़ा आपको देखने को मिलती है। जब हम वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे तब आपको देखोगे कि उसकी जापान की एम्बिशियस क्या क्या इम्पैक्ट रहता है आईआर का उसके ऊपर। आईआर बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा मैं। तो ये तो था जापान के बारे में, हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानी कि जापान के अंदर कैसे आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों यूपीएससी में पूछा गया, क्योंकि ये सब चीजें ना होते हुए भी उन्होंने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल नेशन बना विद इन 22 ईयर्स। अब सेकंड हमारा टॉपिक है इसके अंदर रशिया। अब रशिया के अंदर क्या था, जब 1850 तक ही क्यों आया, इससे पहले से बाद में क्यों नहीं आया था? तो इसके पीछे भी दो तीन रीजंस है। इससे पहले क्या होता था, वहां पे जो एक रूलर थे उसका नाम था जार। सार भी बोलता है कोई, जार बोलता है, प्रोनाउंसिएशन का इशू है। तो जो वहां का सार रूलर था वो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट करता था। तो फ्यूडलिज्म, छोटे छोटे लॉर्ड्स बने हुए थे। अब लॉर्ड्स होने की वजह से क्या होता था कि जैसे कोई गुलाम है वो सर्फ रखते थे, सर्फ्स को गुलाम बोला जाता है, मतलब सर्वेंट बेसिकली। तो सर्फ रखा जाता था, तो लेबर ज्यादा फ्री नहीं थी। मिडिल एज के थिंकिंग में अभी तक वो जी रहा था रशिया के अंदर, तो मिडिल एज थिंकिंग देखने को मिलता है, फ्यूडलिज्म देखने को मिलता है। सार का रूलर था, और उस टाइम तक लैक ऑफ एनलाइटमेंट थी नहीं थी उसके अंदर, लोगों के अंदर। अब फ्यूडलिज्म की वजह से लेबर उसके अंदर फ्री नहीं थे, तो नो लेबर फ्री। अब इस चीज को कैसे दूर हुआ 1850 के बाद, है ना, जब फिर क्या हुआ, रशिया के ऊपर एक वॉर, रशिया एक वॉर लड़ता है किसके खिलाफ, वेस्टर्न कंट्री जैसे फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, ये सब, इसको नाम दिया गया है क्रीमियन वॉर। और उसमें वो हार जाता है। अब वो हार जाने की वजह से अब लोग उसके ऊपर, जार के ऊपर, जो उनका रूलर है, उसके ऊपर प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं कि अपनी चीजों के अंदर ग्रोथ करो, ये करो वो करो, तो डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो फिर उस प्रेशर को दूर करने के लिए वो कुछ डिसीजन लाता है 1860s के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, लिटल। जैसे हमको इंग्लैंड के अंदर थोड़ा देखने को मिला था, इकट्ठा बूम नहीं आया था अचानक से, ऐसे ही रशिया के अंदर आया था इकट्ठा बूम, उसका बाद में आया था। शुरुआत में वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली इंक्रीमेंट्स कर रहा है, क्योंकि अपना रूलर को वो कंट्रोल नहीं देना चाह रहा था किसी और को। अब कौन से डिसीजन देखने को मिलते हैं, कैपिटलिज्म को देखने को मिलता है, रेलवे बनवाता है, लेबर को फ्री करता है, फ्यूडलिज्म लोड जो थे उसकी, जो लेबर उन्होंने एक्वायर कर रखे थे उन सबको फ्री करवाता है। तो ये सब काम देखने को मिलता है, उससे पता लग रहा है कि अब सार थोड़ा अच्छा बता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसका क्या हुआ, अब वो कंट्रोल भी रखना चाह रहा है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि मेरी पावर भी जाए। तो वो क्या करता है कि अब जब कैपिटलिज्म और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, तब क्या होता है कि मिडिल क्लास लोगों का बर्थ होता है, तब वो उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है। क्यों, कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है? स्टेट बेस्ड पॉलिसीज लगा के, कि हर चीज है ना जो कंट्रोल होएगा, ये सब कंट्रोल कौन करेगा, सार करेगा। तो मतलब स्टेट पॉलिसी ही उसको मेंटेन रखेगी। इसीलिए अब ये पॉलिसीज की वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है रशिया के अंदर, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम लिमिटेड रहती है। इसलिए मिडिल क्लास भी बर्थ नहीं होता, कि अगर मिडिल क्लास बर्थ होएगा तो सीधी बात है, वही जैसे फ्रांस के अंदर हुआ था कि लिबर्टी मांगेंगे, फेटर्निटी मांगेंगे, इक्वेलिटी के लिए डिमांड करेंगे, अलग अलग रेवोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी चीजें, हमला देखने को मिलेगा। तो वो सब देखने को मिलता है, तो इस चीज को नेग्लेक्ट करा जाता है। और फिर इसीलिए फिर जब 1917 के अंदर जब हमारे पास रशियन रेवोल्यूशन होती है, उसके बाद से सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलती है रशिया के अंदर, आईआर के अंदर। तो इन 20th सेंचुरी एक्चुअल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, जो कि 1860 के आसपास, आफ्टर क्रीमियन वॉर हारने के बाद, तो देखने को मिलता है रशिया के अंदर। तो ये तो था, हमने जापान के बारे में सीखा, और जापान के कुछ फैक्ट्स देखे, रशिया के बारे में देखे। थ्योरेटिकल में बता रहा हूँ आपको, इसको आप पॉइंट फॉर्म में भी बनाएंगे और उसको डील करेंगे। तो अभी कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि रशिया, आपको पता है कि रशिया बहुत एक मिनरल पदार्थ वाला वो है, हायर मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। एक्सेसिव कोल इज इम्पोर्टेंट चैलेंजेस, जहाँ पे क्या होता था कि वहाँ बहुत ठंड रहती थी, कोल्ड जो बहुत ज्यादा रहता था, तो इसलिए ठंड भी एक बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा था, फ्यूडलिज्म की वजह से क्या होता, फ्री लेबर नहीं हो पा रहे थे, तो उसको दूर किया। तो जो रशियन जार था
ऑल्सो नॉट रेडी फॉर द एनलाइटमेंट, वो खुद नहीं चाहता था लोगों तक, अगर लोगों के पास नॉलेज आएगी तो वही वही जैसे ही फ्रांस के अंदर देखने को मिला, डिमांड करेंगे, डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इस चीज को दूर करने के लिए वो ज्यादा अच्छी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नहीं चाहता था। अब जब वो डिफीट हुआ क्रिम्सन क्रीमियन वॉर के अंदर, फ्रांस, ब्रिटेन, टर्की और सर्दिनिया की वजह से, तब वो उसको एक्शन लेने पड़े। कौन से एक्शन थे जो 1860 के अंदर लिए? कौन से लिए? ये इमेनिसिपेशन ऑफ सर्व्स। इमेनिसिपेशन का मतलब होता है कि दासों को मुक्त कराना, किससे? फ्यूडल फ्यूडल लॉर्ड्स से। तो वो देखने को मिलता है। अरेंजमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, लोन्स देखने को मिलते हैं बहुत सारा। और इसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम है लिटे, या विटे भी बोलते हैं कोई इसको, तो उसका एक बहुत मेजर रोल रहता है। वो कैपिटलिज्म बैंकिंग सिस्टम के अंदर थोड़ा हेल्प कराता है रशियन के अंदर थोड़ा और डेवलप करने में। रोड देखने को मिलते हैं इधर से ट्रांसवर्स करने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइबेरियन रेलवे रोड डेवलप किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो है वो जहाँ पर ब्रिटेन के अंदर आ चुके थे उसको बुलाया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। तो इस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन और रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने मिलती है, सीधी सी बात है जो मैं बता चुका हूँ। इट वाज अंडर अ स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल दैट डिडंट मेक मिडिल क्लास टू राइज, इसीलिए मिडिल क्लास राइज नहीं हुआ। अब मिडिल क्लास राइज ना होने की वजह से कुछ टाइम और देर तक चलता रहा ऐसा, और फिर 1917 के अंदर असली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलती है आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। तो ये तो था बेसिकली इस तरीके से रशिया के अंदर रेवोल्यूशन का जो अगर हुआ कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, फिर सार ने क्या एक्शन लिए, इस तरीके से आपको आंसर लिखना आना चाहिए। कैसे आप लिखोगे? मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी को आप कन्वर्ट करोगे आंसर राइटिंग के अंदर, और कन्वर्ट करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा टूल है, आप उसका यूज करना। बहुत इन 20-50 वर्ड जैसे भी आप चाह रहे हो, जैसा पैटर्न रहता है 250 वर्ड्स का, उसके अंदर अंदर वो आंसर आपको लिख के दे देता है। उसका आप यूज कर सकते हो। ऐसे अब हमारा यूएस के बारे में देखेंगे कि यूएस के अंदर क्या था। जैसे आपने अगर यूएस हिस्ट्री मेरी नहीं देखी है, यूएस हिस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन के बारे में मैंने पूरा बताया है, सिविल वॉर के बारे में बताया है, अगर वो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर रहा हूँ। उसके अंदर पूरा मैंने अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन, ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसको जाके देख लीजिएगा। तो जब 18th सेंचुरी के अंदर, आपको पता है जब हमारा वो हो गया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी थी, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलता है, साउथ के अंदर थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर थोड़ा ब्रिटिश जो था वो इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था, एक वो जो उनका बेसिकली अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो लीडर माना गया, फादर भी बोलते हैं उसको, जो जिसने इंडस्ट्रीज डेवलप करी, उसका नाम मैं आगे बताता हूँ। वो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था, तो उसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब धीरे धीरे नेशनलिज्म भी राइज हो रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर। अब उसकी वजह से क्या होता है, नेशनलिज्म राइज होने की वजह से वो ब्रिटिश गुड्स को थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी को कम करते हैं, और कहते हैं कि हम खुद से अपने यहाँ पे इनिशिएटिव लेंगे और यहीं पर ही डेवलप करेंगे अमेरिका के अंदर। तो ब्रिटिश प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिग्रेड देखने को मिलता है, ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी को कम डिग्रेड मिलता है। प्राइवेटाइजेशन खुद से अंदर देखने को मिलती है कि प्राइवेट फर्म्स देखने को मिलती है, फैक्ट्रियां सेटअप होती है अमेरिका के अंदर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थोड़ा थोड़ा राइज देखने को मिलता है। असली राइज तो इसका तब होता है जब वहां पे सिविल वॉर होती है 1865 के अंदर बाद। फिर क्या होता है कि नॉर्थ और जो साउथ का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो जाता है, तो अब वो एक साथ मिलके आफ्टर सिविल वॉर असली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारा अलग अलग तरीके का, और विद इन आफ्टर नियरली 1900 तक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि सबसे ज्यादा मोनोपोली कर देते हैं वेपनाइजेशन के अंदर। और जब वर्ल्ड वॉर होती है तो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला देश ही यूएस होता है, क्योंकि वो उसको बहुत अच्छा लगता है, जो जब जीत जंग होती है तो उससे मिलिटराइजेशन लोग लेते हैं, और फिर क्या होता है, पैसा वो बनाता है और बाकी देशों की बुरी हालत होती है। तो यूएस इस तरीके से ज्यादा पैसा देखने को मिलता है उस टाइम पर जब हुआ था। तो अब वो जो मैंने बताया उसको फैक्चुअल फॉर्म में लिखा हुआ है कि रोल जो मैंने बताया किसका नाम था, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, जो सैमुअल स्लेटर नाम था उसका, जो अमेरिकन फैक्ट्री सिस्टम का फादर भी कहलाता है। वो क्या करता है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लाता है अमेरिका के अंदर और टेक्सटाइल की सेटअप करवाता है। अब आपको पता है दो एरिया है वहाँ पे, पेनिसिल्वेनिया और वेस्ट वर्जीनिया। यहाँ पर बहुत सारे कोल के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। कोल आने की वजह से फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है, फैक्ट्री एस्टेब्लिश होने की वजह से क्या होता है, आपको वो देखने को मिलते हैं, रेलवे रोड देखने को मिलते हैं, रेल्स बनाने स्टार्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एनवांसमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी एनहांस होता है। फिर कुछ बिजनेस बंदे होते हैं जिसका नाम है लोवेल, वो एक बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल मिल भी खोलवाता है अमेरिका के अंदर।
तो वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लोवेल। 1807 के अंदर क्या होता है, एक एम्बेर्गो एक्ट निकालते हैं, वॉर देखने को मिलती है ब्रिटेन के खिलाफ। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो उनका वो था डिपेंडेंसीज थी, जैसे मैंने बताया कि आपको ब्रिटिश के प्रोडक्ट को डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, खुद से इनिशिएटिव ज्यादा लेने स्टार्ट कर देते हैं, और फिर सिविल वॉर हो जाती है। सिविल वॉर के नॉर्थ कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म हो जाते हैं। फिर आफ्टर द वॉर फिर वो और ज्यादा रैपिड पेस लेता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आफ्टर द वॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेंट एट अ रैपिड फेस। तो जो कोल के डिपॉजिट है, लेट्स रेल रोड बनाना स्टार्ट करता है, मोनोपोली बनती देखने को मिलती है मिलिटराइजेशन के अंदर और राइन के अंदर। वेपन्स बहुत ज्यादा बनाता है और वेपन्स को बाद बेचता है वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो बहुत ज्यादा जिससे ज्यादा मुनाफा कमाता है कौन, यूएस। तो इस तरीके से हमने तीन देश देखे अभी तक। कौन सा, जर्मनी देखा हमने, ओ सॉरी, यूएस देखा हमने, हमने रशिया देखा, और हमने सबसे पहले जो जापान के बारे में देखा, जो फर्स्ट एशियन कंट्री कहलाता है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जिस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा भी है। तो अब आता है लास्ट हमारा जर्मनी। जर्मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए जर्मनी में हुआ क्या था। अब जर्मनी के अंदर क्या है कि जैसा आज जर्मनी है वैसा जर्मनी उस टाइम तक नहीं था। 18 सेंचुरी तक क्या होता था कि जर्मनी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, लगभग 200 से 250, लगभग 202 204 ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट फिगर आप देख लीजिएगा नेट से। तो तब वो नेशन नहीं था, तब वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। तो हर एक छोटे हिस्सों में सीधी सी बात है, फ्यूडल लौट रहे होंगे, फ्यूडल लौट रहेंगे तो लेबर फ्री नहीं होगी, लेबर फ्री नहीं होगी तो नेशनलिज्म नहीं राइज हुआ होगा, एनलाइटमेंट आने में थोड़ा टाइम लग गया होगा। तो ये सब था। लेकिन जैसे जैसे 19 सेंचुरी आई, लोगों के पास आसपास से लोगों को पता लगने लगा, जैसे फ्रांस से पता लगने लगा, अमेरिका से पता लगने लगा, तो एनलाइटमेंट से इन्फ्लुएंस होने लगे लोग। उसकी वजह से क्या हुआ, इनके अंदर जो छोटे छोटे अलग अलग वो बने हुए थे स्मॉलर से, ये सब इन यूनाइट होने लगे, इकोनॉमिकल आपस में लेन देना स्टार्ट हुआ, तो एक बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप करने लग गए। फिर 1818 के अंदर एक वर्ड है जोलेरियन, जो कि एक बैंकिंग सिस्टम को लेड रखता है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक यूनिटी बिटवीन द ऑल द स्टेट्स इन जर्मनी इज नोन एज जोलेरियन, दैट लीड्स टू द बैंकिंग सिस्टम, जो कि 1818 के अंदर देखने को मिला। अब बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है, इन्फ्लुएंस आ चुके हैं, ठीक है, एक नेशन की तरह नेशनलिज्म भावना बढ़ रही है। अब इसके बस क्या काम होएगा, इसके बाद अब इकट्ठा एक बार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो पॉलिटिकली उन चीजों को यूनाइट कर दे, और बस फिर तो बस सेटअप करना रह जाता है। तो 1870 तक वो वेट करते हैं। 1870 के अंदर एक बिस्मार्क नाम का बंदा था, उसने जर्मनी को फिर यूनाइट किया, फ्रांस को डिफीट भी करवाया, और कोयल का बहुत सारा, फ्रांस का जहां से वो एरिया को हराया था वहाँ बहुत सारा कोयल डिपॉजिट था, वहां से कोयल को पता लगा, कोयल मिला तो फिर वो क्या करेगा, रेलवे सेटअप करेगा, इंडस्ट्री सेटअप करेगा, बैंकिंग सिस्टम जो थोड़ा सा 1818 के अंदर आ रखा है आफ्टर जोलेरियन, उसको और ज्यादा एनहेंस करना स्टार्ट करेगा। फिर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ज्यादा रैपिड हो जाएगा। इसलिए 1870 से लेके 1900 तक जर्मनी इतना ज्यादा अच्छा डेवलप कर लेगा विद इन 30 to 40 ईयर स्पैन, कि वो बहुत ही ज्यादा वो दिखेगा आपको, पावरफुल नेशन एज अ उभर के आता है। और बहुत सारी वॉर भी लड़ता है उसके बाद फिर वो, जैसे आपने पढ़ा भी होगा वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो इसका आगे हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर की जब टॉपिक आएगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, फ्रांस को उठाता है, कोयल के रिच एरिया बनाता है। 1870 के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी देखता है, बिस्मार्क फिर डिसीजन लेता है, क्या एस्टेब्लिश करता है, रेलवे सेटअप करता है, इंडस्ट्री सेटअप करता है, बैंकिंग सिस्टम को एनहेंस करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है और एक हायर स्टेट में मिलता है। अब कोई भी, जब कोई देश उभरता है तो आसपास का जो देश है वो उसको नीचे करने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगते हैं ब्रिटेन के साथ जर्मनी के। तो लेटर कम्स बट चैलेंजेस बिटवीन गेट इंक्रीजेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट गेट राइजेस। तो ये तो था जर्मनी के अंदर कैसे इंक्लूड हुआ, छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स को हटा के। फिर एक बिस्मार्क नाम का बंदा आया, जोलेरियन देखने को मिला, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, एनलाइटमेंट आया। तो सेम वही फैक्टर जो हर जगह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए चाहिए कि एनलाइटमेंट होना चाहिए, तो वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूरा आंसर हर जगह सेम है। बस अब ऑर्डर चेंज हो गया है कि कौन सा सबसे पहले तो ब्रिटेन में आया, फिर कौन से निश्चित में देखने को मिला। तो ये तो था बेसिकली। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, इम्पैक्ट या फिर सिग्निफिकेंस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या देखने को मिलता है। वैसे तो आज तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, प्रोज और कॉन हर चीज के होते हैं। सेम इसी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है कौन सा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है, 3.2 है, 4.0 है, या 2.0 है, किस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये पार्ट कहलाता है, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो अब इसको है ना,
इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, आइडियोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो उसके अंदर अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बाकी अच्छी तरीके से। जो आंसर राइटिंग है वो मैंने आपको बताया चैट जीपीटी के अंदर, मैं एक एग्जांपल लेके भी आप उसको दिखा दूंगा कैसे मैंने उसको यूज किया चैट जीपीटी का, इसको अच्छी तरह आंसर फ्रेम करवाने में। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर को पहले देखते हैं कि देखो कंज्यूमर गुड देखने को मिलते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ज्यादा स्टार्ट देखने को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट आती है फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री देखने को मिलती है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलते हैं, शहर डेवलप होने लगते हैं, कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। अब कैपिटलिज्म का क्या नुकसान हो जाता है कि जो पुअरर है वो और ज्यादा बुरी हालत होती है, उनकी वर्किंग आवर बढ़ते रहते हैं, उनकी लाइफ का डिप्लेशन देखने को मिलता है, रिच जरूर बढ़ रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमिकल चेंज देखने को मिलता है। अब इस इकोनॉमिकल चेंज की वजह से जब अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है तो माइग्रेशन होती है विलेज से सिटी के अंदर। तो जो जॉइंट फैमिली में जो लोग रह रहे थे वो छोटे छोटे फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। एक्सप्लोटेशन देखने को मिलती है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो जो दूसरे वाले बंदे हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एक्सप्लोटेशन देखने को मिलती है। हाउसिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्लम्स इंक्रीमेंट होते हैं, लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अब्यूज देखने को मिलती है बहुत ज्यादा, एल्कोहलिज्म देखने को मिलती है, ओपीएम एडिक्ट बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे जब ब्रिटिशर्स के टाइम तो जब वो छोड़ के गए तो इतने ज्यादा ओपीएम एडिक्ट, एक सिंगापुर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना गया है कि इतना बुरी हालत थी वहां पे ओपीएम एडिक्ट थे, लेकिन आज सिंगापुर इतना ज्यादा डेवलप हुआ। तो बेसिकली क्या है कि ये सोशल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये विलेज मूवमेंट, जॉइंट फैमिली डिक्रीमेंट, एक्सप्लोइटेशन होना, हाउसिंग प्रॉब्लम आना, स्लम इंक्रीमेंट होना, ड्रग दिखना, अब्यूज दिखना, एल्कोहलिज्म दिखना, तो ये सब डिप्रेशन ऑफ लाइफ, रिच गेट रिचर, पुअर गेट रिचर, ये सब फैक्ट है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल क्या होता है कि अब कुल जब लोगों के पास कंज्यूमर ज्यादा आएगा तो फिर वो क्या करेंगे, कॉलोनी ढूंढने स्टार्ट करेंगे, जैसे जापान ने करा, इंग्लैंड ने करा, इस तरीके से जर्मनी भी देखेगा, ऐसे बहुत सारे देखते हैं। फिर उसकी वजह से अब क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कहीं जाओगे हो भाई आओ वॉर, मैं भी ना वॉर करे, एक काम करो तुम आप मेरी जमीन ले लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट राइज करेगा कॉलोनी बनाने के चक्कर में, कॉन्फ्लिक्ट राइज टू वॉर्स। वर्ल्ड वॉर एक्स का बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब लोगों के पास रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या होता है, राइट्स का डिमांड करने लगते हैं, रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, चार्टिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है 1830 के अंदर लेबर की बाय इन इंग्लैंड के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है, आप इसको लिख सकते हो पॉलिटिकल के अंदर इम्पैक्ट के अंदर। ऐसे ही आइडियोलॉजिकल क्या देखने को मिलती है, फ्री इकोनॉमी देखने को मिलती है, सोशलिज्म। जैसे कैपिटलिज्म इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे सोशलिज्म लोगों के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेजर फेयर देखने को मिलता है। तो ये सब देखने को मिलता है। एनवायरमेंट में क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, नई नई डिजीजेस देखने को मिलती है, लोगों का लाइफ के अंदर थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, पेड़ की कटिंग होती है, डिफोरेस्टेशन देखने को मिलता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है कि इसका सब इम्पैक्ट है, प्रोज और कौन कुछ भी हो सकते हैं। अब इस चीज को हमने ना इस तरीके से चैट जीपीटी के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है कि इम्पैक्ट लिखो, ये है वो है, और इन 200 वर्ड्स। तो इसके अंदर जब ऐसे लिखोगे ना तो वो बड़ा प्यारा से आंसर देगा आपको कि इकोनॉमिकल क्या फैक्टर हुआ, पॉलिटिकल क्या हुआ, सोशल क्या हुआ। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल समरी वगैरह सब पूरा बना के देता है। इसका आप यूज कर सकते हो कैसे आंसर राइटिंग लिखना है इसके बारे में। तो अगर ऐसी वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय गाइस।